नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा सीजन 3 अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है और उनका नाम है कैजात पटेल। नमस्कार, वेलकम। आपको हमारे शो में आपका स्वागत किया जाता है एंड आपको कैसा लग रहा है इस शो में आकर? मुझे इस शो में आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं अपने ख़यालात, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी इस शो में बता सकूं। और हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक है जानने के लिए बिकॉज ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो आज हम लोग कंपोजिशन, सिंगिंग और उसके बहुत सारे कामयाबी की बातें करने वाले हैं, उनकी चैनल के बारे में बातें करने वाले हैं। ओहो हो, बहुत कुछ है बताने के लिए दर्शकों। तो हम शुरुआत करते हैं कि पहले उनकी जर्नी कैसे बिगिन हुई। बिकॉज बीइंग अ सिंगर, आपने म्यूज़िक से आपकी जर्नी शुरुआत की होगी, तो आपके कोई गुरु रहेंगे, वहाँ से शुरुआत की होगी, चाइल्डहुड जर्नी रहेगी। तो हमारे दर्शकों को यहाँ उसके बारे में बताइए। मेरी शुरुआत चाइल्डहुड से ही मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा है। मैं चाइल्डहुड से ही मैं सिंगिंग के पैशन को फॉलो कर रहा था। म्यूज़िक कंपोज़र बनना मेरा पहला प्लान नहीं था। बाद में ये सपना इस तरह से बना कि मेरे पिताजी खुद एक बहुत अच्छे सिंगर थे। ये प्लान बी था या ये था? नहीं, प्लान ए था। प्लान ए था, लेकिन इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिली कि मेरे पिताजी श्री विजय कदम जी, जिनको हम लोग श्री राम लक्ष्मण म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम से जानते थे, अब वो नहीं रहे। मेरे पिताजी और विजय जी, मैं उनको विजय अंकल कहता था, तो विजय जी बहुत अच्छे मित्र थे मेरे पिताजी के। और बचपन से ही मेरे पिताजी के साथ मैं विजय अंकल की रिकॉर्डिंग्स पे मैं जाके देखता था कि रिकॉर्डिंग्स कैसी होती है, क्या होता है। विजय अंकल जब कंपोजिशन करते थे, मैं वहाँ देखता था, बैठता था उनके साथ में। और विजय अंकल भजन्स भी बहुत गाते थे। तो मैंने एक्चुअली उन दिनों में फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में रिकॉर्डिंग्स होती थी। और जब आपको याद होगा कि एक 1991 में सलमान खान की मूवी आई थी पत्थर के फूल, उसमें एक बहुत अच्छा गाना है कि तुमसे ही देखते प्यार हुआ, कभी लिंकिंग रोड कभी वार्डन रोड। उसकी कंपोजिशन मैंने विजय अंकल के सामने बैठकर सुनी है। तो वहाँ से मुझे इतना अच्छा लगा कि म्यूज़िक कंपोजिशन करने में बहुत ही मज़ा है, बट काम भी बहुत टफ है क्योंकि उसमें एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। उसमें काफ़ी आपको क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले आपको संगीत को चाहना, संगीत को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो विजय अंकल से वहाँ पे से देखा और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। हमेशा मेरा सपना रहा है कि पहले उन दिनों में अगर आप देखोगे तो कैसेट्स के पीछे छोटे छोटे म्यूजिक डायरेक्टर्स के फोटो आते थे। तो मेरा भी सपना था कि मेरा भी ऐसा एक फोटो आए। अब खैर कैसेट तो रहे नहीं। सो दैट फोटो बिकेम योर इंस्पिरेशन के ऑलवेज यू हैव बीन इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री। जैसे आपने बताया कि म्यूजिक फैमिली से हो आप एक, सो आपने म्यूजिक गाना वगैरह आपने एक स्टूडियो में जाके देखा, लोगों को करते हुए देखा। सो एक ये गोल रहता है कि हाँ ये चीज़ है तो मेरी भी ऐसी फोटो आनी चाहिए एंड ऑल दैट थिंग। सो दैट विल बी योर इंस्पिरेशन कि ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर गई। एज इन आप कितने उम्र के रहेंगे तभी आपको ये चीज़ें? मैं कुछ 12 साल का रहूँगा। ओह वाह। तो वेरी एज एन चाइल्डहुड वो बच्चे लोग को रहता है ना कि एज एन टीन यू फील लाइक आई वांट टू बी दैट। सो ये आपकी जर्नी थी ऐसे करके। और आपके गुरुजी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाउ यू केम कनेक्टेड टू देम एंड हाउ योर म्यूजिक मेन जर्नी, जैसे शिक्षा मिलती है ना गुरु से हमें शिष्य को, तो हाउ इट स्टार्टेड? मैंने जैसे कहा, मेरे गुरु मेरे पिताजी थे, विजय अंकल भी थे। उसके बाद मैंने काफ़ी म्यूज़िक बॉलीवुड के गाने तो मैं गाता था। मैं स्कूल में भी बहुत सारे गाने गाता था। मैं स्कूल में रैप सॉन्ग्स गाता था बाबा सैगल के उन दिनों में। तो वहाँ पे भी मैं स्कूल में बहुत पॉपुलर हुआ करता था क्योंकि मैं स्कूल में मिमिक्री किया करता था, गाने गाया करता था। तो वहाँ से भी वो मेरा एक पैशन हमेशा अंदर से वो एक इग्नाइट होते रहता था। धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आया, तब कॉलेज में भी मैंने काफ़ी ड्रामाज में गाया है, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है। तो ऐसे होते होते मेरी म्यूज़िकल जर्नी चलती गई। लेकिन कुछ हालात ऐसे आए जिसकी वजह से मैं उसको कम्प्लीटली अपना प्रोफेशन नहीं बना सका। तो उसके बाद वो जर्नी मेरी सिंगिंग की तो चलती रहती थी। सिंगिंग मेरा पैशन रहा है। लोग मुझे बहुत चाहते थे मैं कोई भी पार्टीज़ में जाऊँ, कोई भी फंक्शंस में जाऊँ तो वहाँ पे गाना गाता था, तो वहाँ पे एक जान जैसी आ जाती थी। लेकिन जब अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि जब कोविड आया, जब 2020 में कोविड आया,
उन दिनों में मेरे नेबर में मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गाते अच्छा हो, तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने की चाह है। मैंने उसके घर में बहुत सारे ऐसे लाइन में गिटार्स रखे हैं और गिटार सीखना, मेरा गिटारिस्ट सबसे बड़ा मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने उनसे गिटार सीखना शुरू किया और आई एम हैप्पी टू से दैट मैंने 3 महीने में गिटार सीख लिया कंप्लीटली। ओके, शिद्दत से सीखा, किसी के सालों साल लग जाता है सीखने के लिए, बट यू आर इनटू दिस म्यूजिक एंड म्यूजिक। खास करके गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत इजी नहीं होता है। हाँ। क्योंकि मैंने काफ़ी म्यूजिशियंस को देखा है, कोई कीबोर्ड बजाता है, कोई ड्रम्स बजाता है, लेकिन गिटार एक ऐसी चीज़ है जो सीखना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक्यूस्टिक्स गाने, बॉलीवुड के गाने सोशल मीडिया पे डालते गया और उसके बाद एक दिन मुझे ये मौका मिला कि मैं अमित त्रिवेदी जी से म्यूज़िक कंपोजिशन सीखूं, हरगुन कौर जी से म्यूज़िक कंपोजिशन सीखूं और उसके बाद मैंने उन लोगों से म्यूज़िक कंपोजिशन की प्रॉपर तालीम ली। और बतौर एक एज अ प्रोजेक्ट मैंने एक गाना बनाया था जिस गाने का नाम था हे बाबू। और वो गाना अब मैंने बना तो दिया, लेकिन अब वो जाएगा कहाँ। तो उस रीज़न की वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं, आज की तारीख में इतना टैलेंट है हमारे कंट्री में, लेकिन उन लोगों के पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास, उन लोगों के पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताओ, अभी ऐसे हो गया है ना कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो यूट्यूब एक माध्यम हो गया है और एक मीडिया, एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो उसके प्रॉज और कॉन्स बहुत होते हैं, लेकिन हम जैसे आर्टिस्ट है उसके लिए एक प्लस पॉइंट्स हो जाता है कि यूट्यूब एक जरिया बन जाएगा और उस जरिए से आप अपनी कला, अपने जो भी आपके चाहते हो, बोलना चाहते हो, वो उस माध्यम से आप पास आउट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि आपकी खुद की एक म्यूजिक चैनल हो और आपकी है या? बिल्कुल, यही इनकी बात, मैं अभी इन्होंने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा और सिंस मैं बॉम्बे से हूं तो इसलिए मैंने अपना नाम रखा चैनल का बॉम्बे सरगम। Oh wow, nice name, Bombay Sargam. Because Sargam it's a dune, right? Dune. If I'm It's not a wrong. music, right? Music. और बॉम्बे, यहाँ से born and brought up in मुंबई, महाराष्ट्र। दर्शकों, आप हमें पैन इंडिया से देख रहे हो, लेकिन बॉम्बे इज ए नेम फॉर द मुंबई सिटी। तो अच्छा नाम है आपका ये चैनल का और उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको उसको फॉलो करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और उनके बहुत सारे गाने आपको उनमें सुनने को मिलेंगे। तो उसमें आप कौन से तरीके से किस प्रकार के गाने डालते हो, म्यूज़िक डालते हो आप उस चैनल में? जी, तो बॉम्बे सरगम शुरू करने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने ओरिजिनल म्यूज़िक को लेकर आए। ओरिजिनल म्यूज़िक इसलिए क्योंकि आज की तारीख में बॉलीवुड के गाने तो सब गा रहे हैं, कवर सॉन्ग सब बना रहे हैं, बट ओरिजिनल म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ होती है जो अभी भी मिसिंग है। उसको मैं वहाँ पर मैं अपना म्यूज़िक भी क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पर नए आर्टिस्टों को अपने चैनल के थ्रू अपॉर्चुनिटी भी दूंगा ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। मैं आज भी बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ जुड़ा हूँ, मैंने काफ़ी नए नए आर्टिस्टों के साथ काम किया है मेरी चैनल पे और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और काफ़ी नए लड़के लड़कियां जिनको सिंगिंग का शौक़ है वो आए हैं मेरे चैनल पे, उन्होंने गाना गाया है और उनके सारे अच्छे वीडियो व्यूज़ भी बहुत अच्छे गए हुए हैं। तो वेरी नाइस। मेरे गाने म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, जैसे स्पॉटिफाई पे है, अमेज़ॉन और बहुत सारे विंक ऐसे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे भी मेरे गाने जाते हैं। तो बॉम्बे सरगम शुरू करने का मेरा बस एक ही गोल है कि ओरिजिनल गाना बनाना है और नए आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म देना है। वेरी नाइस। आपका और हमारा सपना एक ही है, जैसे कि हमारी चैनल है ये जश्न टैलेंट, वो उसकी टैगलाइन है अब सिर्फ हुनर बोलेगा। सो वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू क्रिएटिव पीपल एंड ऑल दैट थिंग्स एंड यू आर गिविंग द प्लेटफॉर्म टू द म्यूज़िक पीपल, क्रिएटिव आर्टिस्ट। तो वो बहुत अच्छी बात है। आजकल के बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आपने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेस करके दिया है। सो वेरी गुड। एंड मैंने सुना है आपको अवार्ड भी मिला है, रीजनल अवार्ड। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको वो अवार्ड मिलने के बाद कैसा लग रहा है एंड वो अवार्ड कैसे मिला? ये भी एक शॉर्ट स्टोरी सी है कि मैं जब हमारा बॉम्बे सरगम जब ये चैनल बनी थी तो मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर जुड़ी थी मेरे साथ में, जिनका नाम है नैनाज मुंसफ। उनके साथ में मैंने एक गाना किया था नूरे खुदा। उसके बाद सिंस
मैं एक ज़ोरास्ट्रियन हूँ, और कहीं पे मुझे ऐसा लगा था कि हम जितने भी रिलीजियस सॉन्ग्स आज देखते हैं तो काफ़ी सारे रिलीजियस सॉन्ग्स आज वर्ल्ड में हैं, लेकिन देर आर मैनी रिलीजियस पारसी सॉन्ग्स ऑल्सो जो नहीं हैं आज, है लेकिन दुनिया के सामने नहीं है। और आज की जेनजीज को नया म्यूज़िक चाहिए, नया फ्लेवर चाहिए, नया सेंस चाहिए। तो एक दिन बस मैं अपने पहली बात तो मैं रीजनल सॉन्ग बनाने से बहुत डरता था, मैं थोड़ा नर्वस भी था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि रीजनल सॉन्ग इज रियली अ टफ थिंग टू मेक। Absolutely. इट्स नॉट लाइक इजी टू लाइक हो गया और बन गया ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, yes. खास करके प्रोनाउंसिएशन का। यस यस, वर्डिंग्स जो प्रोनाउंसिएशंस रहते हैं उसका हिंदी में कैसे, या फिर कोई लैंग्वेज रहती है स्पेसिफिक, उसमें कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं म्यूज़िक भी कभी कभार प्रोड्यूस कर लेता हूँ, तो मैंने एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करना शुरू किया और सडनली वो एक कॉर्ड मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये गाना उस म्यूज़िक से एकदम बैठ रहा है। मैंने म्यूज़िक पूरा प्रोड्यूस किया और मैंने ये गाना नैनाज़ को सुनाया, और नैनाज़ ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाया, इतना खूबसूरती से गाया कि नैनाज़ की फ़ैन फॉलोइंग हमारे पारसी कम्युनिटी में बहुत अच्छी है। तो उसकी वजह से हमारे इस गाने को इतना प्रमोशन, ये गाना एक्चुअली इतना वायरल हुआ कि दुनिया भर में, जैसे कनाडा, पर्शिया, ईरान, अमेरिका, बहुत सारी जगहों पर ये गाना वायरल हुआ। मुझे मेरे दोस्त जो दुबई में हैं उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। न्यूज़पेपर में हमें उसके लिए पब्लिसिटी मिली और काफ़ी प्यार मिला लोगों से। So it's a big achievement. जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। रीजनल सॉन्ग टू गेट द सॉन्ग एंड अ रिलीजियस सॉन्ग, हाँ या, जो मैं हमेशा डरता था बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद हमें इतना एक कॉन्फिडेंस आया कि क्यों ना अब इसी के थ्रू हम दूसरे भी गाने और सामने लाते रहे। लाते रहे, प्रोड्यूस करे, कंपोज करे, लिखे लिरिक्स। सो हाउ यू फील जब भी आप लिखते हो गाने, आप लिखते भी बहुत सारे गाने हो, सो आप जैसे जनरली देखा गया है कि लोग लिखते हैं एकांत में जाके, कहीं अच्छे से समुद्र किनारे जाके या पहाड़ों में जाके लिखते हैं विद अ कप ऑफ कॉफी, नहीं हम चाय पे चर्चा पे विद अ कप ऑफ चाय, ऐसे कुछ आप लिखते हो या कैसा है, मतलब क्या थीम रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है उसके, मतलब व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग? हमेशा मैं पहले गाने नहीं लिखता था, लेकिन अब थोड़े थोड़े गाने मैं खुद भी लिखता हूँ। लेकिन एक राइटर हमेशा अंदर से एक बहुत सेंसिटिव पर्सन होता है, एक इमोशनल और क्रिएटिव पर्सन होता है। मेरे गाने मैं जब बनाता हूँ तब मैं हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखता हूँ कि उसकी स्टोरी क्या है। तो जैसे कि हम लोगों को कहानी सब सुनाते हैं, बस उसी कहानी को आप शायरी की तौर पर आप उसको प्रेजेंट करते हो। हाँ। तो जिस तरह से मैंने बहुत सारे गाने बनाए थे। रिसेंटली मेरा एक गाना मैंने खुद लिखा था। हाँ। और वो थोड़ा गाना ऐसा सिचुएशन था कि मैं एक दिन बैठा था और मेरे सामने मेरी ड्रिंक थी और मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक दिन ड्रिंक पे गाना बनाऊं। तो मैंने ये गाना बहुत ही हिट होगा। मैंने कहा कि ड्रिंक क्या बोलता है मैं मदहोशियों का यार हूँ। हाँ। और उसी तरह से मेरा एक गाना मैंने बनाया, मदहोशियों का यार हूँ, मेरे बिना दिल उदास है। तो वहाँ से वो गाना बनता गया और मैं वो लिखते गया और बाद में वो गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज YouTube पे उस गाने पे ही अकेले 1,35,000 व्यूज़ हैं। ओह वाह, वेरी नाइस। तो ये एक सिंगल शॉट गज़ल थी जिस पे मेरी बाद में टीम ने कंपोजिशन मैंने किया, टीम ने प्रोड्यूस किया, हमने इसका बहुत अच्छी तरह से वीडियो शूट किया एंड इट गेन लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। तो गाने जब मैं लिखता हूँ तो मैं सिचुएशन को समझ के लिखता हूँ और हर एक चीज़ में मैं ध्यान से उसकी बारीकी को समझता हूँ। तो जैसे मेरा अभी भी मैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं अब गुजराती गाने भी लिखता हूँ। ओह माय गॉड। तो बहुत सारे लैंग्वेज में गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है। तो गुजराती में आपने कौन से किए? मैंने गुजराती में अभी मेरा एक गाना बन रहा है जिसको हम लोग गुजराती में कह सकते हैं कि तारी आँखों में छे आनंद, हाँ हाँ, मने जोई तो तारो प्यार। मीन्स तुम्हारी आंखों में है
खुशी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। वो एक हिंदी में, गाना, yes. वो एक गाना अब बन रहा है। अब मैं पूरे तरह से उस गाने के बारे में कहूँगा नहीं, बट ये गाना अभी भी मेरे प्रोसेस में है, बन रहा है, ये लिखा हुआ है, अब इसकी कंपोजिशन भी हो चुकी है, बहुत Oh, जल्दी wow. इसकी प्रोडक्शन होने वाली है। तो इस हमारी सबकी तरफ से उस गाने के लिए आपको ऑल द बेस्ट। वो Thank you. आपका श्योर हिट नंबर होगा। Thank you so much. हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चाय पे चर्चा टीम की तरफ से हम आपको इसके लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, बाद में भी और अभी बेस्ट ऑफ लक, एंड बाद में कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू सो मच। Yeah, और say. इसी तरह से मेरा बहुत सारे मैंने गाने लिखे। अभी मेरा हाल ही में अब थोड़ा 7 जून को एक नया गाना रिलीज़ होने वाला है, दिलरुबा ओ दिलरुबा, वो भी मैंने लिखा, वो थोड़ा अरेबिक एलिमेंट पे है। तो मैं गाने लिखते रहता हूँ, और बस मैं ये उम्मीद करूँगा कि लेकिन मेरा असली शौक म्यूज़िक कंपोजिशन का ही है। तो मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि जो लिरिक्स राइटर हैं वो भी मेरे साथ आके जुड़े, जो सिंगर है। और सबसे ख़ास बात बॉम्बे सरगम की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एज कोई क्राइटेरिया नहीं रखता। यहाँ पर अगर कोई 60 इयर्स वाला भी टैलेंटेड सिंगर है, उसकी आवाज़ में वो पैशन है, जादू है, बॉम्बे सरगम उसको भी अपॉर्चुनिटी देगा। मतलब हुनर को अपॉर्चुनिटी देगा। बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो उनको भी वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जो वो सालों से अपने आप को बाहर दिखाना चाहते हैं। तो बॉम्बे सरगम उनको डेफिनेटली आगे लाएगा। वेरी नाइस। और आपके बारे में इतना एज एन म्यूजिक डायरेक्टर सुना, एज एन सिंगर, आपने राइटिंग भी करते हो, इतना काफ़ी नहीं है दर्शकों। आपको पता होना चाहिए प्रोफेशनली ही इज़ ऑल्सो इनटू वन मोर करियर, और आई डोंट नो हाउ वी बैलेंस दिस टू थिंग्स। तो हम उनको ही पूछते हैं, आप कैसे बैलेंस करते हो बीइंग डिजिटल मीडिया सेल्स एंड दिस म्यूजिक डायरेक्शन, दोनों कैसे बैलेंस करते हो? बिकॉज वो दोनों मतलब राइट एंड लेफ्ट जैसे है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है। हाँ। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरे 2 पहलू हैं। जो एक पहलू है वो सोमवार से शुक्रवार वाला है, और दूसरा जो पहलू है वो शनिवार और रविवार वाला है। तो मैं अपने काम को, जब मैं अपने काम पे रहता हूँ, बीइंग एज अ डिजिटल मीडिया सेल्स प्रोफेशन, मैं अपने काम पे जब रहता हूँ सोमवार से शुक्रवार तक, तब मैं ऑफिस आवर्स के टाइम पे अपने पैशन को बीच में नहीं लाता। मैं अपना काम बड़ी ही डिसिप्लिन से करता हूँ, और इसमें बैलेंस करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप में डिसिप्लिन हो तो आप दोनों चीज़ों को प्रॉपर्ली बैलेंस कर सकते हो। जब मैं काम पर होता हूँ मैं अपने म्यूजिक के बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन जब मैं अपने म्यूजिक पे होता हूँ मैं अपने काम के बारे में नहीं सोचता। वेरी नाइस। और बहुत रेयर जन होते हैं जिसको अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को साथ में लेके बैलेंस करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी नाइस, यू बैलेंस इट। और आपने तो हमारे दर्शकों को एक टिप दे दी कि आपको अपने पैशन भी फॉलो कर सकते हो, और आप एक प्रोफेशनली कुछ डिग्री किया है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि काम के टाइम पे काम, एंड व्हेन यू आर इनटू आउट ऑफ इट तो तभी उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मतलब 2 थिंग्स आर डिफरेंट थिंग। दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी नाइस टिप टू आवर व्यूअर्स। मैं तो मेरे बहुत से दोस्तों को भी कहता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे ड्राइंग करते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं तुम अपना पैशन को फॉलो करो। यस यस, तो ये अच्छी बात है। वीकेंड पे कंटिन्यू करो, मंडे टू फ्राइडे एज यू आर वर्किंग, सो वीकेंड पे यू कैन कंटिन्यू ऑल योर पैशन, यू कैन ट्राई इट आउट, और आप एक सक्सेसफुल भी हो सकते हो। जैसे ये दोनों चीज़ में सक्सेसफुल है तो व्हाई कांट यू ऑल बी। सो आपके साथ हमें ये चाय पे चर्चा तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड होप हमारे व्यूअर्स को ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है इस शो, इस एपिसोड के बारे में, और उसके साथ साथ उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, उनके सोशल मीडिया से लेके एवरीथिंग इज़ देयर। आप ज़रूर चेक करना, उसके बॉम्बे सरगम चैनल को भी सर्च करना, उसकी भी लिंक नीचे दी गई है। और आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में 5 बजे शुक्रवार को। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद। धन्यवाद।